जो मांगी थी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा? ठीक हो सर? जी बच्चे, एग्जाम आ गए? ये सर कल का है। कल है एग्जाम। ओके, बताइए कहीं कोई डाउट है जो आपने पढ़ा है? पूरा सिलेबस आ रहा होगा आपका तो? ये सर पूरा है। पूरा है तो आपने कुछ रिवीजन वगैरह किया बेटा? ये सर कीजिए, बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, जो भी है मुझे बताइए, मैं सॉल्व करता हूँ। सर सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर में थी। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, बेटा उसका ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, ठीक है? जी हाँ, तो सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर नहीं, क्या पढ़ा आपने उसमें? अभी तक कुछ पढ़ा? चैप्टर नंबर कौन सा है आपका वो? 8 था सर। 8। मेरे पास उसमें कौन सा टॉपिक बताऊं या सारा बताना पड़ेगा मुझे? मुझे बताइए। सर एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट ठीक और है। कैश में और वाउचर का कंप्लीट टॉपिक। अच्छा, और ये टॉपिक है ना? ये सर देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। देखिए, जब कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है बेटा, एक मिनट में आपको स्क्रीन पे लेकर चलो जी। जी, अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप होता है बेटा, वो होता है किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। यही होता था ये सर जी, आइडेंटिफाइंग। ये हम आइडेंटिफाई करते थे कि चीजें जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में है या नहीं है। जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बेटा हमारा दूसरा स्टेप जो होता है वो रिकॉर्डिंग का होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटेंट को एक फर्ज सिखाया जाता है कि भाई ये तुम्हारा फर्ज है, इससे मत भटकना। वो फर्ज क्या है? वो ये है कि देखो, आप अकाउंटेंट हो, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, आप सारी बातें भी कंपनी की ही सुनोगे, किसी और के सुनने वाले नहीं हो। लेकिन
पैसे भी आप कंपनी से लोगे, लेकिन ध्यान रखना कि कुछ गलत मत करना, चाहे कंपनी बोले कि आप गलत करो क्योंकि पैसे हम दे रहे हैं, तो आप ये मत करना। तो उसमें क्या बोला गया कि जब भी किसी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। तो अकाउंटेंट ने बोला सर ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और ऑनर ने ये ट्रांजैक्शंस खुद किए होते हैं और लोगों ने किए होते हैं, हम तो अकाउंटेंट एक कोने में ऑफिस के कोने में बैठे गए हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करना कि उनसे जब भी ये बोले कि इस ट्रांजैक्शंस को लिखिए, एक ऑनर अपने अकाउंटेंट को कहता है कि बेटा आप ऐसा करो, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख रुपए की, आप इसे लिख दो। तो हमारा तो फर्ज है, हम तो अकाउंटेंट है, हम तो 10 लाख रुपए सर लिख देंगे बिल्डिंग में। तो हमें ये सिखाया गया करना, ऐसा फर्ज नहीं है कि आप लिख देंगे। अकाउंटेंट अगर कहता है कि बिल्डिंग 10 लाख की है, तो रिकॉर्डिंग से पहले आपको पूछना पड़ेगा इसका प्रूफ कहाँ है, आप मुझे प्रूफ दीजिए, आप मुझे प्रूफ दीजिए कि हाँ जी ये बिल्डिंग 10 लाख की ही है। आपने कोई फर्नीचर खरीदा तो हाँ जी वो फर्नीचर 5 लाख का जो भी वैल्यू है वो बताइए। आपने कुछ भी परचेज किया है, कुछ भी सेल किया है, तो आप उनकी बातों को सुनिए अच्छे से, लेकिन आप रिकॉर्डिंग से पहले आपको क्या चाहिए बेटा, प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। आप एविडेंस दीजिए कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है। जब ये एविडेंस मिल जाए तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इनकी। तो ये एविडेंस, अब हम जब अकाउंटेंट होके ऑनर से बोलेंगे आप एविडेंस दीजिए, तो ये बोलेगा भाई देखो बिल्डिंग सामने है, आप बिल्डिंग लिख लो, ये फर्नीचर मेरे आपके पास है, जिस फर्नीचर पे आप बैठे हुए वो लिख लो। तो आप ये नहीं देखेंगे कि सामान है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी नहीं है आपके लिए कि फिजिकली वो प्रेजेंट है या नहीं है, पेपर वर्क देखना जरूरी है। वो प्रूफ में आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, वो एविडेंस चेक करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सोर्स है, किस चीज का सोर्स है, तो ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सोर्स है, और ये सोर्स वो है जो बता रहा है कि हाँ जी ट्रांजैक्शंस जो है वो किए गए हैं। अब वो सोर्स, वो डॉक्यूमेंट गलत बनाया गया सही बनाया गया वो क्या है, हम इससे ज्यादा पीछे नहीं जा सकते। हम सीआईडी ऑफिसर नहीं है, हम एक सिंपल अकाउंटेंट है। हम ऑनर से प्रूफ मांगेंगे, ऑनर हमें प्रूफ देगा, हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो घोटाले होते हैं ना, उसमें अकाउंटेंट बहुत कम फंसते हैं, क्योंकि वो कहते जी हमें प्रूफ ऑनर ने दिया, हमने लिख लिया, हमने ना खरीदने गए ना हमने बेचा है, जितना उन्होंने दिखाया है बिल दिखाया हमने उतना लिख दिया, बिल सही गलत है मैं इसके पीछे थोड़ी ना जाऊंगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इसका काम होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास, अब कई सारी चीजों की तो बिल मिलती है, आपने देखा होगा, आप जाओ सामान खरीदने आपको बिल मिल जाएगा, ठीक है, आप रेंट दोगे उसका भी हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए, प्रूफ मिले। आप बिजली का बिल जमा करेंगे ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन, उसका भी आपके पास प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। लेकिन बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रिक्शे वाले को पैसे दोगे, उसका क्या प्रूफ, क्या रिक्शे वाला आपको बिल बना के देता है? तो नो हाँ, तो रिक्शा वाला बेटा आपको कोई बिल बना के नहीं दे रहा है। ऐसे आप दूध लेके आते हैं, चाय पत्ती लेके आते हैं, चाय वाले से चाय मंगवा लिया, इनका तो कोई प्रूफ ही नहीं है। कोई प्लम्बर बुलाया, कुछ लीकेज था, प्लम्बर से कुछ चीजें सही करवा ली, आपने कारपेंटर बुलवाया उससे रिपेयर करवा लिया, इनका क्या प्रूफ है भाई? तो इनके लिए एक बात कहेगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट की जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक खुद अपना एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसपे आप साइन ले लीजिए। तो हमने बोला क्या वो डॉक्यूमेंट को रिक्शे वाले के साथ साथ लेके घूमेंगे क्या हम? तो हम बोला कोई बात नहीं, इस पे अपने सीनियर के साइन ले लीजिए। एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें हमें ये पता लग जाए कि हाँ जी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, आपका सीनियर, आपका 2-3 लोग ऐसे हों बीच में जो बता सके कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ, उसका साइन लीजिए। तो ऐसे एविडेंस को ही हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स एविडेंस कहते हैं। बात क्लियर है यहां तक आपको? तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। यस सर क्लियर है। ओके, अब ये क्या होता है कि जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जनरली सोर्स डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास, वो डॉक्यूमेंट
हमने देख रखे हैं कुछ डॉक्यूमेंट के, मैं आपको सामने नाम ले लेता हूं। एक डॉक्यूमेंट होता है इनवॉइस, जिसे कहते हैं बिल, जिसे कहते हैं जब आप सामान खरीदने जाते हैं, जब आप सामान को बेचते हैं तो वहां पे इनवॉइस दिया जाता है या बिल दिया जाता है। वहीं पे आप जब बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो वहां पे भी पे इन स्लिप मिलता है बेटा, ठीक है। आप चेक से पेमेंट करते हैं तो चेक भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ देता है। जब आप कहीं पे कोई, जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाइए या आप कोई टेस्ट वगैरह करवाने गए हैं तो वहां पे रिसीट काट के वो लोग देते हैं, फीस रिसीट वगैरह जैसे स्कूल वाले देते हैं, तो ये भी एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है। समझ में आ रही बात? तो मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट में कुछ नाम लिए हैं आपके सामने। एक नाम लिया है इनवॉइस और बिल, एक नाम लिया आपके सामने पे इन स्लिप, एक नाम लिया है मैंने आपके सामने बेटा चेक, एक नाम आपके सामने ले रहा हूं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्लियर है बेटा? अब आइए मैं इसको थोड़ा सा फिर से मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, एक मिनट। देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग वाउचर भी कहते हैं इसे, सपोर्टिंग वाउचर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। सो ठीक है, ऐसे और भी कई सारे नाम हैं। खैर, तो इसमें क्या क्या है बेटा, एक मैंने आपके सामने लिया था बेटा इनवॉइस, इनवॉइस होता है। सर आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ, आपको दिख नहीं रहा क्या? नहीं सर। आपको दिख नहीं रहा, ओके चलिए एक मिनट रुक जाइए, तो इसी में मैं आपको समझाता हूँ, अगर नहीं दिख रहा तो रुक जाइए। बस इसको आप ना ऊपर ऊपर ही इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जी, तो एक मैंने आपको इनवॉइस यहाँ पे आपके सामने लिया, मैंने इनवॉइस और बिल, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है बेटा, एक होता है इनवॉइस और बिल। अब देखिए इनवॉइस बिल, एक नाम मैंने लिया रिसीट्स। रिसीट जनरली आपने देखा होगा, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में कोई फीस देता है तो हम लोग उसको रिसीट काट कर देते हैं, ठीक है। जब कैश मिलता है ना बेटा तो वहां पे रिसीट दी जाती है, और जब परचेज और सेल की बात होती है तो वहां पे बिल दिया जाता है। उसके बाद आइए पे इन स्लिप, जो कि बैंक में दिया जाता है बेटा। बैंक में आपने कुछ कभी जमा किया, डिपॉजिट वगैरह करने गई हैं? नो सर, वैसे देखा है। देखा है आपने, ओके। उसके बाद आप चेक जो होता है, चेक से हम कई बार पेमेंट करते हैं, ये भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। अकाउंटेंट को कोई कहता है जी हमने पेमेंट करा है चेक से, तो हम उसका बोलते हैं जीरोक्स दिखा दीजिए, हमें मालूम चल जाएगा। एक होता है बेटा डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। आपने पढ़ा होगा डेबिट नोट, जब हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात करते थे तो वहां पे डेबिट नोट इशू होता है, ठीक है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होता है, तो ये भी हमारे पास प्रूफ है। मतलब आप ये देखिए, जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, जब हम सामान खरीद रहे हैं, हमें कोई पैसा दे रहा है, रिसीट हो रहा है, जब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को या सेल कर रहे हैं, या कोई सामान वापस कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, हर चीज का प्रूफ हमें मांगना होता है। अपने कंपनी के जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं उनसे बोलते हैं भाई साहब आप प्रूफ दीजिए तभी हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वो हमें प्रूफ देते हैं बेटा, जब वो प्रूफ देते हैं तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो प्रूफ है, यही इसी चीज को हमने सोर्स डॉक्यूमेंट कहा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके जी। अब आते हैं वाउचर्स। जब डॉक्यूमेंट मिल जाता है ना हमें बेटा, डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम एक पेपर बनाते हैं, एक और प्रूफ बनाते हैं जिसको हम लोग वाउचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाउचर्स। जब ये दो चीजें आपके पास अवेलेबल होती है ना, उसके बाद ही जर्नल एंट्री स्टार्ट होती है, उससे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती है। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपके पास वाउचर्स भी होना जरूरी है। इन दो का जरूरी है।
कई बार अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वाउचर्स की जरूरत पड़ जाती है। वाउचर्स मैंने वही कहा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप ना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और बना के रखते हैं, उसे हम लोग वाउचर्स कहते हैं। इस वाउचर्स पे ज्यादातर कैशियर्स का साइन या जो भी एक हमने ये बना रखा है कि हमारी कंपनी में जो भी पेमेंट करेगा वो भाई हमारा जूनियर मैनेजर पेमेंट करेगा, या जूनियर मैनेजर हर ट्रांजेक्शन को देखेगा, उसी से गो थ्रू होके ही दूसरे ट्रांजेक्शन होंगे, तो उससे साइन करवाया जाता है। तो ये वाउचर्स होता है। क्लियर है? यस सर। तो वाउचर्स क्या है? अब देखिए, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था जिसमें हमने मशीन खरीदी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हमने एक मशीन खरीदी तो हमने बोला जी मशीन खरीदी, आप ऐसा करो भाई हमें इनवॉइस दिखाओ। उधार खरीदी तो इनवॉइस दिखाओ, नगद है तो आप मुझे बिल दे दो। बिल उन्होंने दिया, बिल में लिखा हुआ था मशीन खरीदी। तो वाउचर जो होता है बेटा, बिल्कुल ये हमारे एक जो जूनियर अकाउंटेंट समझ लीजिए या असिस्टेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो लोग को वाउचर्स दे दिया जाता है, या ऑफिस में किसी एक जिम्मेदार आदमी को, कि आप बिल से जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस वाउचर में बनाइएगा। ठीक है, वो वाउचर में बना के तैयार कर देते हैं। तो वाउचर जो है ना हमारे पास दो तरीके के हैं। सर दो तरीके की क्यों है? क्योंकि बेटा देखिए ट्रांजैक्शन भी तो दो ही तरीके के थे ना, या तो कैश ट्रांजैक्शन होता था या नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसीलिए वाउचर्स भी हमारे पास कितने तरीके के हैं बेटा? दो ही टाइप के हैं। एक कैश वाउचर्स होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। क्लियर? अब ये बात तो क्लियर हो गई, जो कैश वाउचर होगा ऑब्वियस सी बात है कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे, कैश वाली जितनी भी बिल होंगी जिसमें पैसा का आना पैसा का जाना होगा वो कैश वाउचर्स में रिकॉर्ड होगा, और जिसमें कैश की बातें नहीं होंगी उसमें क्या रिकॉर्ड होगा बेटा? उसे क्या कहेंगे? नॉन कैश वाउचर्स। वो नॉन कैश वाउचर्स में रिकॉर्ड होते हैं जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं। आपने उधार खरीदा है, आपने रेंट आउटस्टैंडिंग है, आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये सारी चीजें जो हैं, हमने तो क्वेश्चन पढ़ा तो वहां लिखा हुआ रहता था, लेकिन अकाउंटेंट के सामने कोई लिखा हुआ नहीं रहता है। वो कहते जी आप वाउचर दीजिए, मैं वाउचर से अकाउंटिंग करूंगा। वाउचर है उससे पीछे ज्यादा से ज्यादा मैं एविडेंस देख लूंगा, लेकिन आप देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग वेजेस का तो कोई एविडेंस नहीं होता, उसका एविडेंस नहीं होता, तो उसका क्या होता है? नॉन कैश वाउचर्स होता है, उसी से हम लोग काम चला लेते हैं। तो आप बताइए वाउचर्स कितने तरीके के हो गए? दो तरीके। क्यों? क्योंकि दो तरीके की ट्रांजैक्शंस हैं, कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स दो तरीके की क्यों है? क्योंकि भैया कैश वाउचर्स में या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो पैसा जाने के लिए एक वाउचर अलग बनाते हैं, और पैसा आएगा तो उसके लिए अलग वाउचर हम लोग तैयार करते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कॉपी है आपके पास, उस कॉपी के बाहर लिख रखा है आपने पेमेंट, तो आप घर पे छोड़ के चली गई और आपके स्टाफ है 4-5, मतलब आप ऑफिस में छोड़ के गई, आप अपने स्टाफ को बोल के गई जब भी आप किसी का पेमेंट करेंगे तो इस वाले रजिस्टर्ड में करेंगे जिसमें पेमेंट लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए, जब वो पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जब वो पेमेंट करेंगे राम का, श्याम का, मोहन का, तो वहां पे राम श्याम मोहन लिखेंगे या बार बार कैश लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? जी जी कैश। देखिए कैश जो कॉपी है ना उसके बाहर आपने लिख रखा है कैश पेमेंट, तो अंदर बताइए किसको पेमेंट हुआ है वो रिकॉर्ड होगा, या सिर्फ कैश लिख देंगे कि कैश गया इतना, कैश इतना गया, कैश इतना गया? क्या लिखेंगे बेटा? पेमेंट। किसको पेमेंट हुआ है वो ये लिखेंगे, या सिर्फ पेमेंट का अमाउंट लिखेंगे? सर जिससे पेमेंट करेंगे उसका नाम। हाँ, जिसे पेमेंट किया है, जिस चीज के लिए पेमेंट किया है, ये सब चीजें लिखी जाएंगी। तो एक बात बताइए, अगर रेंट आपने पे किया तो उस हिसाब से रेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट सर। डेबिट होगा। तो बेटा जब भी कैश का पेमेंट होगा, पेमेंट्स होंगे, पैसा जाएगा, तो आप डेबिट वाउचर बना रहे हो। तो पैसे के लिए आप वाउचर नहीं बना रहे हो, आपने किसको पैसे दिए हैं उसके लिए बना रहे हो, इतना दिमाग में रखिएगा आप। डेबिट वाउचर मतलब वो ट्रांजैक्शन में कौन चीज डेबिट हो रही थी। रेंट पेड है तो रेंट लिख देंगे, सैलरी पेड है तो सैलरी लिखेंगे, मशीनरी के लिए पेमेंट करा तो मशीनरी डेबिट होगा। तो इसलिए हमने जब भी पेमेंट होता है तो कौन सा वाउचर बनाते हैं? डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर मतलब कैश डेबिट होना नहीं है, जो अदर पार्टी है, अदर ट्रांजैक्शन है या अदर अकाउंट है वो क्या हो रहा है उसके हिसाब से वाउचर बनाया जाता है। क्लियर? यस सर।
अच्छा, क्रेडिट वाउचर में क्या होगा बेटा, पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा। लेकिन क्रेडिट, देखिए कैश आता है तो डेबिट होता है, तो हम कैश के लिए नहीं बना रहे, कहां से आया है उसके लिए बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में सिर्फ एक ही चीज लिखनी होती है। जब डेबिट वाउचर बनाते हैं तो आपने किसको पेमेंट करा, किस चीज के लिए पेमेंट करी है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट वाउचर में हम क्या करते हैं, क्रेडिट वाउचर में हम सिर्फ ये देखते हैं कि कहां से हमारे पास पैसा आया है, हमने किससे पैसा आया है और कौन से ट्रांजेक्शन से हमारे पास पैसा आ रहा है। क्लियर है? तो इन दोनों में सिर्फ एक एक चीज रिकॉर्ड होती है, और इसका देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। डेबिट वाउचर में, डेबिट वाउचर जब आप बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे होंगे, आपके पास से पैसा जा रहा होगा, तो जिसको आप पेमेंट कर रहे होंगे या जिस चीज के लिए आप पेमेंट कर रहे होंगे उसको आप डेबिट लिख देंगे, उसकी यहाँ वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद इसका टोटल कर देते हैं, और जिसको आपने पेमेंट किया है उसका एक यहाँ पे स्टैंप लगवाते हैं, उससे यहाँ पे अमाउंट लिख के उससे साइन भी कई बार करवा लेते हैं, अगर उसमें हमारे पास है वो बंदा। तो हमारे जो मैनेजर के डेजिग्नेशन पे है उसका सिग्नेचर लेते हैं, अकाउंटेंट का यहाँ पे सिग्नेचर होता है, और ये एक वाउचर हमारा तैयार हो जाता है बेटा। नरेशन में हम लिखते हैं कि जो हमने पे किया है मशीन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात उसका कोई प्रूफ रहा होगा तभी तो हम वाउचर बना रहे हैं। तो जो बिल का नंबर था या कैश मेमो नंबर था, उस नंबर को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि हमने किस चीज के लिए पेमेंट करा, जो हमने पेमेंट करा उसका क्या नंबर था। वो जैसे आप कोई बिल वगैरह पे करेंगे तो आप वहां पे देखिएगा उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, सीरियल नंबर होते हैं उसमें। यस। ये समझ में आया आपको? यस। तो देखिए डेबिट वाउचर कंपनी बनाती है, तो कंपनी यहाँ पे बेटा अपना नाम लिखती है, कंपनी का यहाँ पे खुद का एड्रेस होता है, वाउचर नंबर होता है, डेट्स होती हैं, और ये डेबिट होते हैं, अमाउंट अमाउंट सब लिखा रहता है। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसको हमने पेमेंट करा उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, उसकी अमाउंट डाल देते हैं, और यहाँ पे साइन वाइन करवा लेते हैं। ये प्रिंटेड होता है बेटा, ऑफिसेज में रखे रहते हैं। आप कभी गई हो किसी चीज को, आपने किसी का पेमेंट किया है, जैसे इंटरनेट वगैरह का पेमेंट किया, अगर वो आपको बिल वगैरह देते हो, आप देखा होगा आपने, तो वहां पे बना हुआ रहता है, बस आपका स्लिप काट के आपको दे देते हैं वो। ठीक है? यस। तो ये डेबिट वाउचर। अगर ये क्रेडिट वाउचर होता तो क्या होता, बस ये डेबिट की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, क्रेडिट आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। ये देखिए क्रेडिट वाउचर, तो यहाँ पे क्रेडिट वाउचर में ये जो आपने साइड में देख रहे हैं ये नहीं है, क्रेडिट वाउचर में भी हम बना सकते हैं उस कॉलम को, इस डब्बे को इधर भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे कंपनी का नाम, जिस चीज से पैसे आए हैं आपके पास, कहाँ से पैसे आए हैं, फर्नीचर बेच के आए हैं तो फर्नीचर का नाम रहेगा, राम से पैसे आते तो राम लिख देते आप, और ये हो जाता आपका क्रेडिट वाउचर। तो यस। सवाल आपके पास कैसे आएंगे एग्जाम में, इस बात को आप ध्यान रखिए। वो आपसे पूछेंगे कि कैश वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं, तो कैश वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। कौन कौन से बेटा? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। अब कई बार आपसे पूछेंगे पेमेंट मेड टू रवि, पेमेंट हमने रवि को किया, तो बताइए कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट। डेबिट वाउचर। कैश रिसीव फॉर सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर। क्लियर है? अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे क्रेडिट सेल, उसके लिए कौन सा वाउचर बनेगा? तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर वाउचर। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेबिट का भी दिखाना पड़ता है कि डेबिट में क्या आएगा, और इसमें क्रेडिट भी दिखाना पड़ेगा। तो ट्रांसफर वाउचर जो होता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, डेबिट भी लिखा रहता है और क्रेडिट भी लिखा जाता है ट्रांसफर वाउचर में। क्लियर? यस सर, क्लियर है। चलिए, तो ये वाउचर आप समझ गए, और डॉक्यूमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे। यस सर। तो आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन, ज्यादातर जो भी क्वेश्चन आएंगे बेटा वो डायरेक्ट ही आएंगे क्वेश्चन आपसे। ठीक है? और बता। सर एक था, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल?
अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद होगा आपको कि हमने बताया था आपको कि वो सारे सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, जिसको हमें अकाउंटिंग के दौरान फॉलो करना चाहिए, उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. उसमें हमने पढ़ा था, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, याद है? जैसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, Yes, sir. Going concern गोइंग concept. कंसर्न्स वगैरह पढ़े थे जी। Yes. और बोलिए बेटा। Sir, इसकी needs. प्रिंसिपल की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, Yes, sir. देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो क्यों करते हैं? देखिए कोई भी रूल रेगुलेशन अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसके जैसे अकाउंटिंग के फायदे होते हैं, तो उसी टाइप से एक तो ये होता है कि अगर हम किसी डाटा को हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका एक बेनिफिट मिल जाता है। आपने लास्ट ईयर जो फॉलो किया वो इस साल भी फॉलो कर रहे हैं, तो एक कंपैरिजन करना आसान है किसी भी डाटा का। अगर आप पिछले साल किसी और तरीके से अकाउंटिंग कर रहे थे, इस साल किसी और तरीके से कर रहे हैं, आप पिछले साल एक्रोल बेसिस कर रहे थे, अब जाके आपने कुछ और लगा दिया, आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाया इसलिए गया था कि आपका जो डाटा है, जो अकाउंटिंग डाटा है, वो एक अच्छा रिजल्ट दे सके, जिससे आप समझ सकते हैं कि अकाउंट कंपनी में क्या हुआ है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। जैसे आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है कि फ्यूचर के जो लॉसेस हैं उसको आप लिखे ही नहीं, तो ओवर रहेगा, आपका प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा, आपके एसेट्स आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। तो ये इन सब के नुकसान है, तो इसके फायदे यही हैं कि इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। Yes, sir. और बताइए। No, sir. बस इतना ही पूछा. और बाकी चैप्टर्स कर लिए आपने? Yes, sir. हो गया. बाकी हो गया। इससे Yes. पहले कोई पेपर हुआ आपका? नहीं सर, कल से ही. कल से ही स्टार्ट है। Yes. फाइनल अकाउंट्स वगैरह कर लिया आपने? Yes. फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सिंगल एंट्री तो आ ही नहीं रहा सर. सिंगल एंट्री नहीं आ रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह? Yes, sir. आपका तो पूरा सिलेबस आ रहा था। सर सिंगल एंट्री सर ऐसे बोलेगा कि वो करना नहीं अच्छा, बाकी पूरा है. आ रहा है ना आपका? Yes, sir. देख लो एक बार, कुछ और हो तो बताओ मेरे को। Yes. जी जी, इतना। ये सर बैड डेट्स की एंट्री फाइनल अकाउंट्स में कैसे होगी? बेड डेट्स की एंट्री फाइनल अकाउंट में कैसे होगी? ठीक है, एक कहाँ गया? अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, sir. ठीक। देखिए सबसे पहले क्या होता है, फाइनल अकाउंट में जब एंट्रीज आती हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको ट्रायल बैलेंस का। वो आपको देते हैं कि भाई डेबिट में हमारे पास क्या क्या है और क्रेडिट में क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा।
जैसे ये आपको दे देते हैं कि डेटर है हमारे पास 1 लाख रुपए का, और बेटा बेड डेट्स है हमारे पास 20,000 का, और एक अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया आपको कि बेड डेट्स रुपीज 10,000। तो आपको तो पता ही है कि ये जो बेड डेट्स होता है, ये जो है एडजस्टमेंट, इसको दो जगह लिखते थे हम लोग। एक बेटा बैलेंस शीट में जाके एसेट्स में हम लोग क्या करते थे, इसे लेस कर देते थे, लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरा हम लोग इसी को क्या कहाँ लिखते थे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, इसे ऐड कर देते हैं। किस नाम से ऐड करते थे बेटा, फर्दर, बोलिए, फर्दर बेड डेट्स। अब बात यह है कि इसकी अगर जर्नल एंट्री करी जाए तो किस तरीके से करेंगे। तो पहली चीज कि आप बैलेंस शीट में जो एसेट्स में से माइनस कर रहे हैं, जो आप बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस कर रहे हैं, तो एक एंट्री तो इसकी होगी, और जब उसको पीएनएल अकाउंट में लिख रहे हैं तो बेटा दूसरी जर्नल एंट्री इसकी होगी। तो दो एंट्रीज होती हैं बेड डेट्स की हमेशा। तो मैं पहली एंट्री आपके सामने बता रहा हूं। पहली एंट्री हम लिखेंगे बेड डेट्स, क्योंकि हमारा नुकसान है, तो लिखेंगे बेटा बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, और इसमें हमारा डेटर कम हो गया तो हमने डेटर लिख दिया, और इसकी वैल्यू जो है वो हमने लिख दी जी 10,000 रुपए। सर आपने ये बेड डेट्स 20,000 था, इसको क्यों नहीं लिखा? बेटा ये दोनों की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, जो ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री हो चुकी होगी, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं करा। दूसरे में हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट में हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड। अच्छा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे और वहां पे बेड डेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे बेड डेट्स अकाउंट। लेकिन इस बार जो बेड डेट्स लिखेंगे वो टोटल लिखेंगे बेटा 30,000। सर अब 30,000 क्यों? बेटा 30,000 इसलिए कि ये जो बेड डेट्स आपका ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 20,000, इसको भी और प्लस 10,000 ये भी, दोनों पीएनएल अकाउंट में हमने लिखना है। और पीएनएल में ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर बना है इसका मतलब आपने जर्नल लेजर ही बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने की कोई एंट्री नहीं करी है, तो उसकी एक एंट्री होती है। तो ये दो एंट्रीज होती है बेटा हमेशा बेड डेट्स की। क्लियर है ये? यस सर। और डिटेल में जाना, आगे चलना है इसमें? यस सर, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बताओ। हाँ चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बताता हूँ आपको। उसमें भी क्या है कि देखिए, हम क्या करते हैं जब ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, ये लीजिए, तो यहां से हमने लिया कि भाई एक ट्रायल बैलेंस है जो गिवन है, और ये आपका डेबिट, ये क्रेडिट, और वैल्यू पे आते हैं। ये 1 लाख रुपए आपका है बेड डेटर का। और आइए बेटा बेड डेट्स पे। बेड डेट जो है वो है 10,000 रुपए। नीचे जो है वो है बेड डेट्स रुपीज 20,000, और बी पार्ट भी है इसमें, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, परसेंटेज में लेता हूं, एट द रेट ऑफ 10%। तो जैसा कि आपको पता है कि बेटा इसकी दो जर्नल एंट्री होगी, ठीक है, तो पहले इसकी जर्नल एंट्री हम समझ के इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम सबसे पहले वही जो हमने पिछली बार लिखा, हमने क्या लिखा बेटा, हमने लिखा बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, और वैल्यू हमने कितनी लिख दी इसकी, 20,000 रुपए। फिर हमने इसी बेड डेट्स को क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स किया बेटा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी लिखी, 20 + 10, ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 30,000 ऐसे। अब आइए प्रोविजन पे।
प्रोविजन की ना सिर्फ एक एंट्री होती है, वो है पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। ठीक है, इससे ना प्रोविजन जो है बेटा, ये हमारा जो है ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेस पे आता है। इससे हमारे डेटर नहीं कम होते, बस हम अपने उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए अपने डेटर को कम रखते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में नुकसान ना हो जाए। तो इसकी एक एंट्री होती है। और प्रोविजन की हम लोग जब एंट्री करते हैं तो हम लिखते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब बात आती है इसकी वैल्यू की। तो आपको जैसे याद होगा कि पहले हम क्या लिखते थे कि पहले हम बैलेंस शीट में जाके लिखते हैं डेटर, उसमें से बैड डेट्स को हम माइनस करेंगे, बचेगा बेटा 80,000। अब प्रोविजन हम निकालेंगे तो ये आएगा कितना, 8,000। तो ये 8,000 को हम यहाँ लिख देंगे। बताइए बच्चे, क्लियर है ये बात? यस। कोई प्रॉब्लम इसमें? और बताइए, और चलना है आगे? यस करो। ये समझ में आ गया आपको? यस। अब मान लेते हैं कि सर इसके अलावा और भी प्रोविजन की चीजें होती तब। बेटा प्रोविजन की और क्या सिचुएशन आती है? एक सिचुएशन ये आती है कि पहले से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास है, और जो कि इस साइड है। ठीक है जी। और इस साइड भी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी, ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू जो है बेटा, ये है 25,000। अब क्या करें? तो बेटा अब ना, आपको याद है कैसे लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? आपको कुछ याद हो तो मुझे बताएंगे जरा। हम बैड डेट्स लिखते थे 10,000, फिर हम लिखते थे फर्दर बैड डेट्स 20,000, टोटल हो गए बेटा 30,000। फिर हम ऐड करते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यस 8,000, और टोटल करा तो कितने हो गए 38,000। और उसके बाद हम क्या करते थे, इसमें से माइनस कर देते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। और वो वैल्यू कौन सी रहती थी? वो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू रहती थी। इसको हम पीएनएल में दिखाते थे बेटा। तो 8 5 13, 13,000 आई थिंक। ये है प्रीवियस ईयर की वैल्यू, ये करंट ईयर की वैल्यू। बताइए ये प्रेजेंटेशन होता था या कुछ और है? ये याद है ना आपको ये? यस यस। तो अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ये 20,000, 10,000, 20,000, 30,000 ये सब वैल्यू आई है? सिर्फ 13,000 पहुंचा पीएनएल अकाउंट में। सर सभी आगे 13,000। सिर्फ 13,000 आया है। तो ऐसी एंट्री करनी है जिसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को सिर्फ 13,000 का ही इफेक्ट आना चाहिए। ये आपको अच्छे से समझना है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जो बेड डेट्स होता है उसकी वैल्यू को आपको प्रोविजन जो पहले से पड़ा हुआ था इस प्रोविजन से एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसकी एक जर्नल एंट्री होती है। तो मैं बताता हूँ, एंट्रीज में ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी एंट्रीज होंगी। मैं इसको रब करता हूं। हाँ जी, यहां से आते हैं। देखिए ये बेड डेट से जो डेटर कम हो रहा है ये तो कम होगा ही होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा बेटा। ठीक है, बेड डेट से जो डेटर 20,000 रुपये आप कम कर रहे थे वो उतना ही होगा। लेकिन टोटल जो 30,000 बेड डेट्स हो गया, हम 30,000 पीएनएल में लिखने वाले थे, तो आप पीएनएल में नहीं लिखेंगे, हम प्रोविजन को एडजस्ट करेंगे, लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो ये क्रेडिट है 25,000, ध्यान से समझेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बेटा, ये 25,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू
बेड डेट्स। अब बेड डेट्स हमारे पास कितना है जी, तो ये है 30,000 रुपए। बेड डेट्स कितना है हमारा, टोटल 30,000 है, लेकिन इस 30,000 को हमें इस प्रोविजन से एडजस्ट करना है, वो भी कितना करना है, तो 25,000 रुपए। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। बेड डेट्स वाला 5,000 और एक नया प्रोविजन बनेगा पीएनएल अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो कितना होगा, वो 8,000 रुपए होंगे। इस तरीके से एंट्री होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये जो पहले क्या होता था, ये 30,000 जो होता था बेटा, ये 30,000 टोटल बेड डेट्स को हम पीएनएल में लिखते थे, लेकिन इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले से ही जो प्रोविजन बना रखा था ये उससे एडजस्ट होगा। अगर कुछ बच जाता है तब ये पीएनएल अकाउंट में जाता है, और नया प्रोविजन उसको हमने टोटल का टोटल यहां लिख दिया। बताइए क्लियर है ये? यस। अब मैं इसमें एक वैल्यू चेंज करता हूं, देखिए क्वेश्चन कितना चेंज हो जाएगा। ये 25,000 को मैं इसको कर देता हूं बेटा सिर्फ कितना, 35। अब मुझे बताइए क्या फर्क पड़ेगा इससे। इससे फर्क ये पड़ा कि बेटा हमारे पास प्रोविजन टोटल कितना हो गया, पिछला वाला 35,000, और पहले से बेड डेट्स कितना है, ओनली 30,000। तो बेटा इसमें से कुछ भी पीएनएल अकाउंट में नहीं गया। इवन इसका प्रोविजन का ही 5,000 अभी भी बच रहा है, ये तो सिर्फ 30,000 बराबर हुआ है पिछले प्रोविजन से। अभी भी जो पिछला वाला प्रोविजन है उसका कितना पैसा बचा हुआ है, 5,000। तो उस 5,000 को हम यहाँ पे ये जो 8,000 है ना उससे एडजस्ट कर देंगे। पिछला प्रोविजन इस प्रोविजन को मिला के ये आ जाएगा बेटा 3,000 ओनली पीएनएल अकाउंट में। मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 38 से 38,000 बन रहा है यहाँ तक, तो ये है हमारा 35,000। अब यही चीज कितनी हो जाएगी बेटा, 3,000। एक्चुअल में जो पिछला प्रोविजन होता है वो होता है हमने जो पहले ही नुकसान मान लिया था, सारे नुकसान को लेके एक करके हम प्रोविजन में से हटाते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं, जितना बच जाता है उसको हम इसमें लिखते हैं। क्लियर? यस। तो इसके क्वेश्चन के लिए कैसे होगा, पहले तो बेड डेट्स जो आपका बैलेंस शीट था वहां से माइनस होगा, एक काम ये वाला बेड डेट्स। तो हमने क्या किया, पहले हमने बेड डेट्स को माइनस किया। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, बेड डेट्स ऐसे माइनस किया, फिर इस बेड डेट्स को, पिछले वाले बेड डेट्स को सबको ऐड कर दिया और उसके प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया। अगर प्रोविजन ज्यादा है तो जितना बेड डेट्स है उतना एडजस्ट कर लीजिए, और अगर कम है तो एक्स्ट्रा जो है वो पीएनएल में दिखा सकते हैं। तो ज्यादा था तो हमने एडजस्ट कर लिया, अभी भी 5,000 बच गया है। नया प्रोविजन हमारा 8,000 का है और 5,000 उसको भी एडजस्ट कर लीजिए। अब जो एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रोविजन की हमेशा एक ही एंट्री होती है, तो हमने पीएनएल में डालने की एक ही एंट्री कर सकते हैं, दो दो नहीं कर सकते हम। तो पीएनएल में हमने सिर्फ कितना डाल दिया बेटा, 3,000 रुपए। क्लियर? यस। और बताइए। नो सर, बस यही पूछ। ठीक है बच्चे, चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय।